ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं कोच्चि का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं यहाँ एक कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन कंपनी के बारे में बताना नहीं चाहूँगा। उसके बाद शाम को मैं क्या करता हूँ वो बताना चाहूँगा। मेरे 3 कमीने दोस्त, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ पढ़ा हूँ, उन्हीं के साथ बड़ा हुआ हूँ और अब भी उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। जी नहीं, मैं उनके साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्त बिल्कुल सच्चे बनाए हैं जिसका साथ मैं ज़िंदगी भर देना चाहता हूँ। हर रोज़ शाम को जब अलग अलग काम से हम आते हैं, इकट्ठे होकर मटर गश्ती करने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी हम शहर के एक कोने में पहुँच जाते हैं, कभी दूसरे कोने में पहुँच जाते हैं और रविवार का दिन छुट्टी का होता है। सुबह 6 बजे से ही क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाते हैं। हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, अभी हम 28 से 30 साल के ही हैं। किसी की उम्र 28, किसी की 29 और 2 की 30। मेरे एक दोस्त का नाम है सनी, दूसरे का विवेक और तीसरे का विनय। ये नाम याद रखिएगा, इस कहानी में आपको ये नाम काफ़ी बार सुनने को मिलेंगे। बचपन से ही मैं अपने इन दोस्तों के साथ रहा। कभी इनसे झगड़ता, कभी इनसे दूरी बनाने की कोशिश करता और झगड़कर जो बाद में आपके दोस्त बनते हैं वो पक्के होते हैं, इस बात को मैं समझ गया था। हम इकट्ठा रहते हैं, घूमते फिरते हैं और धीरे धीरे हमारी आदतें भी बदलती जा रही हैं। हम सब ने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी थी, हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, हम कहीं दूर जाया नहीं करते थे, जबकि क्लास में बाकियों के पास पैसे होते थे। वो स्कूल ट्रिप पर जाया करते थे, लेकिन हम कभी नहीं गए। जब से हमने काम करना शुरू किया है, हम अपने पैसों का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं। हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर बचपन में नहीं जा पाए। आजकल हमारा मन करता है नई नई चीज़ें करने के लिए। हम बंजी जंपिंग कर रहे हैं, हम पैराग्लाइडिंग करके भी बहुत मज़ा लेते हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें हम सीखने लगे हैं। आपको भी बताता चलूँ, एड्रेनलिन हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन होता है जो तब बनता है जब हम कुछ रोमांचक करते हैं। ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें उत्तेजना महसूस होने लगती है, ऐसा लग देता है। और मुझे एक और मौका मिला था, उस बुढ़िया की मौत हो गई थी। 90 साल की उम्र उसने जी ली थी, इसलिए घर वाले भी ज़्यादा दुखी नहीं थे। लेकिन घर से अगर कोई चला जाए वो रोते ज़रूर हैं। लेकिन जब कोई इतनी उम्र पार कर जाता है तो उसके मातम में लोग खुशियाँ मनाते हैं कि किसी ने इतनी लंबी उम्र जी है, वो जितना जीना चाहिए उतना जी चुका है। इसलिए जब उसकी अर्थी उठाई गई थी, हर कोई जैसे बातें कर रहा था, थोड़ा खुश था। वहाँ गुब्बारे लगाए गए थे और मैं आगे जाकर नाच रहा था। मुझे क्या पता, मातम में नाचा नहीं जाता, बस थोड़ा खुश हुआ जाता है। तब मेरे 2 झापड़ मारे थे कुछ लोगों ने और कहा था मौत में नाचते नहीं। फिर मैं चुपचाप पीछे हो गया था। उस बुढ़िया को जलाया गया। उसका पोता काफ़ी निराश था और घर में उसी शाम मैंने इतने चुटकुले सुनाए थे कि हर कोई हंस हंस कर पागल होने की कगार पर आ गया था। उन्होंने कहा था घर में मौत हुई थी। मैंने कहा मौत तो हुई है, लेकिन जाने का दुख मनाना नहीं चाहिए। असल में मैं खुशी मना रहा था। वो बहुत ज़्यादा तंग किया करती थी, मेरे दोस्त को मेरे साथ खेलने नहीं देती थी। अच्छा हुआ चली गई, अब भूतों की दुनिया में भूतों को जाकर तंज कसा करेगी। इसके बाद मैं घर आ गया था। लेकिन कहते हैं ना, आपकी खुशियों को भी नज़र लग जाती है। मेरी खुशी को भी नज़र लग गई थी। हमारे इस गांव के पीछे जंगल लगा करते हैं और वहाँ से कई बार हमें लकड़ी लानी पड़ती है। मेरे भाई ने घर में गैस कनेक्शन तो दिलवा दिया था, लेकिन कभी कभी वो कहा करता था कि लकड़ी के जो कोयले होते हैं ना, उसमें रोटी पकाकर खाने में बहुत मज़ा आता है। पहले हमारे पास खेत हुआ करते थे, उसमें खेती किया करते थे, लेकिन उन खेतों को बेचना पड़ा था भाई की पढ़ाई के लिए। इस तरह हमारे पास ज़मीन तो बची नहीं थी। अब पेड़ भी हम लगा नहीं सकते थे। लकड़ियों के लिए जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़कर लानी पड़ती। मेरे भाई ने सोमवार को मुझे यह काम दिया था कि रविवार को टिक्का बनाकर खाएंगे। तुम्हें जंगल से काटकर लकड़ियाँ लानी होंगी
और पूरा हफ्ता मैं बस खेलता रहा। कभी शहर चला जाता, वहाँ मस्ती करता। मेरा भाई महीने के 2000 रुपये मुझे दिया करता था और 2000 से मैं मस्ती किया करता पूरा का पूरा महीना। इस बार पूरा हफ्ता निकाल दिया और रविवार को मेरे भाई ने कहा, लकड़ियाँ कहाँ हैं, आज टिक्का बनाने का समय है। और मैं हैरान, डरा हुआ, घबराया हुआ, अरे काम तो किया ही नहीं, अब भैया बहुत गुस्सा होंगे। इसके बाद ये शनिवार की शाम थी और मैंने भैया को कह दिया कि मैं लकड़ियाँ ला नहीं पाया। पहले तो भैया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए, उसके बाद वो कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। वक्त शाम के 6 बजे का था और यहाँ बादल घिरे हुए थे। यहाँ पहले ही अंधेरा होने वाला था और मेरा भाई उस समय जंगल में गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता था। इस तरह मैं दोस्तों के साथ फुटबॉल ग्राउंड में खेलता रहा। मेरा भाई रात के 10 बजे तक भी नहीं आया और जब मैं घर 10 बजे पहुंचा, मैं माँ से पूछ रहा था, भैया कहाँ है। माँ ने कहा, वो तो तुम्हारे साथ होंगे ना, जंगल में गए थे, तुम आ गए, वो आए नहीं। मैंने कहा, भैया आए नहीं, इसका मतलब जंगल में अब भी वो लकड़ियाँ काट रहे हैं। इतनी रात को कौन लकड़ी काटता है, वो तो कुछ लकड़ियाँ लेने गए थे, इतना समय कैसे लग गया। मैं घबरा गया था, आखिर कोई हादसा ना हो गया हो। इसके बाद गांव के कुछ लड़के, कुछ आदमी मैंने इकट्ठा किए और मैं उसी तरफ बढ़ चला जहां मेरा भाई लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था। उसी तरफ गांव वाले लकड़ियां उठाने, काटने, फल तोड़ने के लिए जाया करते थे। ये जंगल के पीछे वाला इलाका था, वहाँ पर कुछ दलदलिया इलाके भी थे। वहाँ काफ़ी खतरनाक जानवर भी रहा करते थे, लेकिन दिन के वक्त वो इंसानों पर हमला नहीं करते थे। रात को कोई लकड़ी काटने जाता नहीं था, इसलिए अब तक किसी पर हमला हुआ नहीं था। पहली बार मेरे भैया रात के 10 बजे तक घर नहीं पहुंचे। मैं घबराया हुआ, सब वहां टॉर्च की रोशनी मारकर भैया को ढूंढे जा रहे थे। उस जंगल में कुल 35 लोग थे जो मेरे भाई को ढूंढ रहे थे। जब हम उस जगह पहुंचे जहां पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ों को काटा गया था, उस जगह दूर से ही बिखरे हुए कपड़े देख हमें लगा था किसी जानवर ने हमारे भाई पर हमला तो नहीं कर दिया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भागकर जब एक पेड़ के पीछे मैंने अपने भाई का हाथ देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। दूर से तो लगा था ये कटा हुआ हाथ है, लेकिन वो बाजू मेरे भाई के धड़ के साथ जुड़ी हुई थी और मेरा भाई वहाँ बेहोश पड़ा था, जिंदा था। मैं तेज़ी से भागकर अपने भाई को हिलाने लगा। वो जिंदा तो था लेकिन काफ़ी बुरी हालत में था। ऐसा लग रहा था उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो। वो बोलने की कोशिश तो कर रहा था, शरीर उसका हिल नहीं रहा था। मैंने गांव वालों को आवाज़ें लगाई और सब ने मिलकर मेरे भाई को उठाया और उसके बाद हम गांव की तरफ बढ़ गए। हर कोई डर रहा था, किसी जानवर ने उस पर हमला किया होगा, क्योंकि उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो काफ़ी फटे हुए थे। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, पंजों के निशान थे। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने मेरे भाई पर हमला किया होगा। जल्द से जल्द उसे गांव में पहुंचाया गया और गांव के वैद्य को ही बुलाया गया, क्योंकि डॉक्टर हमारे गांव में है नहीं, हमें शहर जाना पड़ता है। लेकिन वैद्य भी काफ़ी अच्छे से काम कर देता है। जब वैद्य को बुलाया गया था तो उसने देखकर ये कह दिया था, ये खरोंच के निशान किसके हैं, ये पता करना होगा। वो शरीर पर काफ़ी कट के निशान थे। उनके ऊपर दवा दारू तो लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी मेरा भाई बोल नहीं पा रहा था। आंखें झपका पा रहा था, लेकिन उसकी ज़बान से कोई शब्द निकल नहीं रहा था, जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो या किसी जानवर ने, किसी जहरीले जानवर ने उसे काटा होगा। मैं डरा हुआ था, हर कोई रो रहा था। मेरी माँ, मेरे पिता, वहाँ उनकी आवाज़ें सुनकर मेरे चेहरे पर जो मुस्कान रहती है ना, आज पहली बार उड़ी हुई थी। मैं भी रो रहा था। पूरी रात वो वैद्य मेरे भाई के पास रहे थे और मेरा भाई बार बार हिलता रहता। ऐसा लगने लगता जैसे जहर शरीर में काम कर रहा हो। उसका शरीर अकड़ रहा था, फिर बिल्कुल ठीक हो जाता। लेकिन उसके बाद सुबह होने से पहले पहले ही कुछ ऐसे लक्षण दिखने लगे थे कि वो वैद्य बहुत ज़्यादा डर गया। मेरे भाई के शरीर के ऊपर थोड़े थोड़े बाल उगने लगे थे। बाल उगने में हफ्ते और महीने का समय लगता है। यहाँ एक रात में मेरे भाई के शरीर से काले काले रंग के बड़े बड़े मोटे बाल निकलने शुरू हो गए थे और पूरे शरीर पर बाल निकल रहे थे। इसके बाद वैद्य डरता डरता कहने लगा था, अभी मुझे सिर्फ शक है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन अगर इसके हालात और बदले तो हमें कुछ इलाज करना होगा।
मैंने वैद्य को कहा था इलाज करिए, तो वैद्य ने कहा वो इलाज इतना साधारण नहीं होता, पहले तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, आखिर हुआ क्या है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है या नहीं। जब सुबह हुआ मेरे भाई को शहर की तरफ ले जाया गया, वहाँ एम्बुलेंस बुलाई गई, भाई को एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहाँ उसका इलाज हुआ। जो शरीर के जख्म थे उन पर वैद्य ने अच्छे से मरहम पट्टी की थी तो जख्म ठीक हो गए थे, वो अभी पट्टी के ज़रिए भरे नहीं थे। इस तरह दवाई लगाई गई, इंजेक्शन लगाया गया, खून का टेस्ट किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने ये कहा कि शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं है, इसका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन शायद ये जानवर को देखकर डर गया इसलिए बोल नहीं पा रहा है और ये बिल्कुल होश में है, कोमा में नहीं है, लेकिन इसका शरीर अभी काम नहीं कर रहा, बार बार इसे नींद आ रही है। मेरा भाई बार बार शरीर अकड़ने का जैसे बहाना सा ढूंढता रहता, वो बोलने की कोशिश करता लेकिन बोल नहीं पाता, हाथ हिलाने की कोशिश करता। इस तरह डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे उसे आखिर हुआ क्या। 1 से 2 दिन मेरा भाई वहाँ पर रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी थी, दवाइयाँ दे दी थी और कहा था ये घर पर रहकर अच्छे से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं है, कोई जहर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। लेकिन घर पहुंचने के बाद हमें पता चला मेरे भाई के शरीर पर काफ़ी ज़्यादा बाल आ गए थे और इसका कारण डॉक्टर के पास भी नहीं था। यहाँ शरीर पर बाल आना, मेरे भाई के लंबे लंबे दांत निकलने शुरू हो गए। दांत इतनी आसानी से नहीं बढ़ते, आपको तो पता होगा, दांत बढ़ने में सालों का वक्त लगता है और मेरा भाई 2 दिनों में काफ़ी लंबे दांत बढ़ा चुका था। सर पर पहले सफ़ेद बाल हुआ करते थे लेकिन सारे बाल काले रंग के घने हो गए थे, जैसे सफ़ेद बालों को भी डाई कर दी गई हो। इस तरह का शरीर में असर हो रहा था कि सब डरे हुए थे। मेरा भाई बोल नहीं पा रहा था और लिखने के लिए जब भी वो हाथ में पेन लेता वो लिखने की कोशिश करता लेकिन लिख भी नहीं पाता, उसकी उंगलियां जैसे रुक जाती। फिर वो थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने लगा था। उस रात उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी तो उसे एक कलाई से जैसे बड़ी सी चेन से बांध दिया गया था। वहाँ डॉक्टर को शक था कि उसे रेबीज़ ना हुआ हो, सारे टेस्ट करवा दिए गए थे, रेबीज़ का इंजेक्शन लगा दिया गया था, फिर भी मेरा भाई अजीब अजीब हरकतें करे जा रहा था। तब वैद्य ने कहा था देखो इसके शरीर पर बाल आ गए हैं ना, पूरे शरीर पर बाल। मैंने कहा हाँ। इसकी आंखें देखो, आंखें पीली पीली सी हो गई हैं ना। मैंने कहा हाँ। इसके शरीर के बाल, इसके बड़े बड़े दांत, देखने में बताओ ये कैसा लग रहा है। मैंने कहा जानवर जैसा। तब वैद्य ने कहा मेरी बात पर यकीन करोगे, जो मैं बताने वाला हूँ क्या तुम यकीन करोगे? मैंने कहा हाँ मैं यकीन करूँगा। तो वैद्य ने मुझसे कहा था मुझे लगता है इसे किसी भेड़िया मानव ने काटा है, अब ये धीरे धीरे भेड़िया बन जाएगा और इसे बचाने का एक ही रास्ता है, हमें किसी बाबा को बुलाना होगा, किसी ऐसे को जो इसकी जानकारी रखता हो। मैंने ऐसे इंसान को पहले भी देखा है जिसे भेड़िया मानव ने काटा हो, धीरे धीरे तड़प कर वो जानवर बन जाता है और जंगलों में कहीं भाग जाता है, दोबारा उसे ढूंढा नहीं जाता। इसके साथ भी यही होगा। विज्ञान इन बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि सबूत नहीं मिलते। वो धीरे धीरे जैसे जानवर में बदलकर जंगल में रहना शुरू कर देता है। ये भेड़िया मानव का असर है, मेरी बात पर यकीन करो। मैंने यकीन कर लिया। तब वैद्य के साथ मिलकर अगले ही दिन हम एक बाबा को घर में लेकर आए थे। उस बाबा ने अच्छे से चेक किया, उन्होंने वहाँ पर कई झाड़ फूक की, मंत्रों का उच्चारण किया, घर में शुद्धिकरण का काम किया और उसके बाद उस बाबा ने कहा था ये किसी शाप के कारण फंसा हुआ है। उस भेड़िया मानव ने इसे सिर्फ काटा ही नहीं, इसे शाप का हिस्सा दे दिया। अब शाप के हिस्से को इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता। शाप कैसे काम कर रहा है तुम्हें ये पता करना होगा। वहीं उस जंगल में उसी भेड़िया मानव से जवाब मिलेगा और ये जवाब बहुत मुश्किल भरा होगा। ये काम करने के लिए तुम्हें उतना ही खतरा उठाना पड़ेगा जितना खतरा इसे उस भेड़िया मानव के सामने आया था। अब तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई का क्या हाल हुआ और तुम इसका जवाब ढूंढने के लिए जब वहां पर जाओगे तुम्हारा हाल भी यही हो सकता है। क्या तुम ये खतरा उठा सकते हो? अब उस बाबा ने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें उस जंगल में अकेले जाना होगा। मैं तुम्हारी कलाई पर एक धागा बांध देता हूँ। इस धागे से असर ये होगा कि जब वो भेड़िया मानव तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा ये शक्ति तुम्हारे ऊपर असर करनी नहीं देगी, लेकिन अगर तुम कमज़ोर पड़ गए तो वो साधारण इंसान के रूप में तुम्हें पीट सकता है, मार सकता है।
लेकिन तुम्हें भेड़िया मानव नहीं बना पाएगा। अब बताओ, क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? मैंने हामी भर दी थी। उस बाबा ने मेरी कलाई पर वो काला धागा बांध दिया और रात के 10 बजे मुझे उस जंगल में जाना था। रात के 10 बजे मैं भी उसी जगह पर पहुंच गया था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। मैं नाटक करने वाला था कि मैं वहां लकड़ियां काटने वाला हूं। इस तरह वो भेड़िया मानव मुझे मारने के लिए आएगा और मैंने कई हथियार अपनी जेब में, अपनी जुराब में फंसा रखे थे ताकि मैं उस पर हमला कर पाता। इस तरह चाकू, छुरियां अपने कपड़ों में इतनी मैंने छिपा रखी थी कि कुछ तो मुझे चुभ रही थी, लेकिन भाई को बचाने के लिए दर्द सह सकता हूं मैं। अपनी उस कुल्हाड़ी को लेकर जब उस जगह पहुंचा, मुझे डर लग रहा था। यहाँ कई और जानवर भी हैं जो इंसानों पर हमला रात के वक्त कर सकते हैं। इसे वैसे ही डरावना जंगल नहीं कहा जाता। मैं एक पेड़ पर उस कुल्हाड़ी को बड़े ज़ोर ज़ोर से मारने लगा था, जिससे आवाज़ ज़्यादा आती। कभी कभी नीचे बैठ जाता और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता। जानबूझकर मैं बहाने लगा रहा था कि दूर दूर तक आवाज़ें आए और ऐसा भी ना लगे कि मैं नाटक कर रहा हूँ। अब आसपास से किसी जानवर के चलने की आवाज़ आने लगी थी और मुझे ये तक पता नहीं था ये कौन सा जानवर है। मुझे कितनी तैयारी करनी होगी? क्या ये कलाई पर बंधा हुआ ये धागा मुझे बचा सकता है या नहीं? एक भेड़िया मानव से सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अगर कोई भयानक बड़ा और जानवर आ गया तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास सवाल थे, जवाब मुझे समय देने वाला था। वहाँ खड़ा लकड़ी पर मैं बार बार कुल्हाड़ी मारता रहा और हर एक कुल्हाड़ी के साथ जैसे वो भेड़िया मानव हो या कोई इंसान हो जो समझदार हो, लकड़ी पर मारे गए हर कुल्हाड़ी के वार के साथ पास से आवाज़ आती और उसके बाद बंद हो जाती। जैसे कोई समझदार था कि हर आवाज़ के साथ छलांग लगाकर आगे बढ़ना है और फिर चुप हो जाना है ताकि मुझे पता न चल पाए। लेकिन मैं कुल्हाड़ी के साथ साथ अपने कानों को भी चला रहा था। मैं हमेशा से तेज़ दिमाग रहा, भले ही पढ़ाई में नहीं, लेकिन वैसे मेरा दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। इस तरह मैं लकड़ी की आवाज़ को धीमा कर रहा था और एक बार तो उस लकड़ी को मैंने घुमाया और उस पेड़ पर मारा ही नहीं, बस हवा में घुमा दिया। इस तरह छप की आवाज़ जब पास के पेड़ से आई थी, मैं जान गया ये मुझे भटकाने की कोशिश कर रहा है। जानवर नहीं हो सकता ये ज़रूर वो भेड़िया मानव है जो इंसानों जैसा सोच सकते हैं। इसके बाद जैसे ही वो छप की आवाज़ आई, मैंने वो कुल्हाड़ी घुमाकर उस अंधेरे में दे मारी। टक करके ये आवाज़ आई और एक पेड़ पर ये कुल्हाड़ी छप गई थी। इतनी ज़ोर से मारी थी मैंने, और जो भी था उस पेड़ के पीछे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब मैंने हाथ में लंबी सी वो तलवार निकाल ली थी जिसे सुबह से तेज़ करता जा रहा था मैं अब उस पेड़ के ऊपर देख पा रहा था वो क्या चीज़ है। आधा इंसान जैसा, आधा भेड़िए जैसा, और वो मुझ पर हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, मैंने भी वो तलवार घुमाई, लेकिन एक भेड़िया कितना तेज़ होता है मैं समझ ही नहीं पाया। उसने पहली छलांग लगाई, मेरे शरीर से लगभग 3 से 4 फुट की दूरी से जैसे एक तरफ मुड़ गया। तलवार घुमाई मैंने और वो एक तरफ होके मेरी बाजू से उस तलवार को नीचे गिरा चुका था और उसने पंजों से मुझे धक्का मारा। मैं पीछे गिर गया। इससे पहले कि मैं कोई और तलवार या चाकू निकाल पाता, उसने अपने पंजे मेरी छाती पर रख दिए और मेरे बाजू मेरे शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे थे और उसने मेरे मुंह की तरफ अपना मुंह खोलकर इस तरह लार टपकाई कि मेरे हाथ सन्न। मुझे लगा कि मैं चाकू निकालूंगा उससे पहले ये मेरे सर को धड़ से अलग कर देगा। और मेरा यकीन कीजिए, आपके करीब कोई भी जानवर आ जाए, अगर वो आदमखोर है तो उसकी आवाज़ आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देती है। आपका दिमाग जानता है आप शिकार बनने वाले हैं, और उसके गुर्राने की आवाज़ ने मुझे सन्न कर दिया। ये आवाज़ मेरे शरीर में जैसे हलचल मचा चुकी थी। आंखें बंद कर ली मैंने, मौत को कबूल कर लिया था। अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं जैसे मौत के बिल्कुल मुंह में था। ये उस भेड़िया मानव का मुंह नहीं, जैसे मौत का ही मुंह था।
तभी उस भेड़िया मानव ने अपने वो पंजे मेरी छाती से हटाए और वो 4 कदम पीछे हो गया। उसके पिछले पंजे इंसानी पाँव जैसे थे, अगले पंजे भेड़िए जैसे और मुंह पूरी तरह से भेड़िए जैसा। लेकिन पीछे जब वो पहुंचा अपने 2 पैरों पर था, 2 पैरों पर खड़ा इंसानों की तरह एक पेड़ के करीब अपने पंजे नाखूनों से जैसे उस पेड़ को खुरच रहा, जैसे अपना गुस्सा वो उस पेड़ पर निकाल रहा था। मैं पहले तो शरीर को संभाल ही नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे मौत कबूल करने के बाद खुद ब खुद आत्मा शरीर से निकलने वाली हो। फिर कुछ संभला, डर कम हुआ, दिल की धड़कन मेरे काबू में आने लगी। तब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। मैंने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया, क्योंकि एक बार उसने मुझे छोड़ दिया, शायद दोबारा मुझे ऐसा मौका ना मिले। मैंने हिम्मत जमा की और सामने से आवाज़ आई, चाकू की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें मारना ही होता मैं पहले मार देता। भेड़िए जैसा मुंह लेकिन इंसानी शब्द, वो मुझसे बात कर रहा था। तब मैं कांपती हुई आवाज़ में उससे पूछने लगा, मारा क्यों नहीं? फिर मारा क्यों नहीं? तो वो कहने लगा, मारना नहीं चाहता इसलिए नहीं मारा। हो कौन तुम? यहाँ क्यों आए हो? पहले भी एक इंसान आया था, उसे तो मैंने वापस भेज दिया। तुम एक और आए हो, तुम क्या चाहते हो? मैं अब हिम्मत जमा करके अपनी आवाज़ को कठोर करके उससे कहने लगा था, जिसे तुमने शिकार बनाया वो मेरा भाई था। मैं बदला लेने आया हूँ। तुमने मेरे भाई को अपने जैसा बना दिया। मेरे भाई को ठीक कर दो, उसे ठीक करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तब वो हंसते हुए कहने लगा था, उसके भाई हो तुम? कहा था उसने मेरा भाई है, ज़रूर आएगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे भाई पर हमला किया। पहले मेरा मन बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा भाई यहाँ लकड़ियाँ काट रहा, आस पास मैंने उसे थोड़ा दिखाया अपना दृश्य डरावना, वो भागा नहीं। उसे लगा मैं कॉस्ट्यूम पहनकर कोई टेडी बेयर बना घूम रहा हूँ। फिर मैं उसके सामने आ गया। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी से वार करने लगा। भेड़िया मानव की रफ्तार उसे पता नहीं थी। 1 मिनट में मैंने वो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली। वो अभी मुझसे लड़ना चाहता था, पत्थर मारे जा रहा था। मैंने पत्थर उसके हाथ से पकड़ने चाहे, लेकिन मेरे दांतों से उसके हाथ को काटा गया। अब मैं जानता था मेरे दांतों से काटा हुआ कोई भी इंसान भेड़िया मानव बनेगा, और वो भी इस रात। पूर्णिमा की रात थी ये, और इसमें मैं काटूंगा अगर रात के वक्त किसी को, वो भेड़िया मानव मेरे जैसा बनेगा, लेकिन पूरी तरह से बौखलाया, जानवर जैसा। मैं शापित हूँ, मैं इंसान आधा और आधा भेड़िया हूँ, वो पूरा भेड़िया बनेगा। अब मैं क्या करता? इसके बाद मैं उसे समझाना चाहता था कि मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं बस तुम्हें डराना चाहता था, मुझसे गलती हो गई। और तुम्हारा भाई धीरे धीरे अब लकवाग्रस्त सा होने लगा था, क्योंकि मेरा ये जहर ऐसे ही काम करता है, ये मारता नहीं भेड़िया बनाता है। फिर तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि मेरा एक भाई है, वो यहाँ ज़रूर आएगा। मैंने उससे कहा था आने दो, अब कोई भी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जिस मजबूरी में हूँ मैं बता नहीं सकता। अब मैं ये जानता था कि ये भेड़िया मानव भी एक मुसीबत में है, तो क्यों ना इससे रास्ता ढूंढने की कोशिश करूं। मैं उस भेड़िया मानव को कहने लगा था, तुम मेरे भाई को ठीक कर दो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और तुम बुरे भी नहीं लग रहे। अगर मारना चाहते मुझे मार सकते थे, मेरे भाई को ठीक कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो वह भेड़िया मानव कहने लगा, अगर ठीक कर सकता तो उसी वक्त कर देता। यहाँ पर मैं किसी का शिकार नहीं करता जानवरों के सिवा। हाँ, कुछ ना कुछ तो खाना होता है ना, भेड़िए जैसा शरीर है, भूख ज़्यादा लगती है, फल सब्जियों से काम नहीं चलता। अब जानवर ऐसी चीज़ें खाते ही हैं। इंसान ज़रूर मैं शाकाहारी था, लेकिन भेड़िया मानव बनने